गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑटिज्म एंड माइक्रोब्स। हमारे अर्लियर वीडियो में हमने देखा था जिसमें हमने बात करी थी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके बाद में एंट्रिक नर्वस सिस्टम, और एंट्रिक नर्वस सिस्टम में हमने गट की बात करी थी। आज उसी के कंसर्न में एक नेक्स्ट वीडियो इसी सीरीज में जो हम बताने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, क्यों होता है, क्या इसके साइंस है, क्या लक्षण है और इससे कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक, दैट इज अल्सरेटिव कोलाइटिस। दोस्तों, अल्सरेटिव कोलाइटिस जितना नाम देखने में लग रहा है, बेसिकली जितने भी आइटिस होते हैं बेसिकली वो एक इन्फ्लेमेशन है। अल्सरेटिव कोलाइटिस का जहाँ तक सवाल है, ये बड़ी आंत में कुछ सूजन और अल्सर्स के बन जाने की प्रक्रिया को अल्सरेटिव कोलाइटिस के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था, बेसिकली जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो एक तरह से जो पाइप है, आप लोगों ने अपने घर में वॉशिंग मशीन या वॉश बेसिन के सिंक के नीचे जो एक पाइप लगा रहता है उसे देखा हुआ होगा, कर्लिंग टाइप का। तो उसी तरीके की लगभग बनावट हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की होती है। एज यू कैन सी ऑन दिस बोर्ड, से इट इज लाइक दिस। अब इसमें होता ये है कि जो अंदर वाली लेयर है जिसे हम लोग म्यूकोसा लेयर कहते हैं, हमने एंट्रिक नर्वस सिस्टम में जो आप लोगों को 3-4 लेयर्स की बात करी थी, जो आउटर वन जिसकी हमने बात करी थी वो था फिरोजा, उसके बाद में फिर मस्कुलर लेयर, देन द इनर वन इज म्यूकस और म्यूकोसा लेयर। सो इसमें कुछ अल्सर्स का बन जाना अपने आप में वो हो गया आपका जो नासूर एक तरीके से हो जाता है। जिस तरह हमारे बाहर हाथों पैरों में चोट लगती है और हमको दिखता है इट्स लाइक ए वॉन्ड, लेकिन अगर यही कंडीशन हमारी गट के अंदर की साइड में हो तो सेड टू बी ए अल्सर। अब क्योंकि इंटेस्टाइन का काम है, एक फिनोमेना है, उसको कंटिन्यूअस वर्क करना है, तो ये अल्सर्स अगर एक बार फॉर्म हो जाते हैं तो पर ये जल्दी नहीं भागते हैं। सो दैट्स व्हाई सेड टू बी ए कि ये आजीवन रहना है, लाइफ टाइम के लिए। अब इसमें जो इशू आता है वो ये है कि जैसा कि आप देखें इस लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम लोग बात करें तो ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया में हो सकता है या ये पूरे इंटेस्टाइन में भी हो सकता है। ऑटिज्म में जहाँ तक बच्चों की बात होती है तो आपने सुना होगा, कुछ बच्चे कहते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है कुछ, और नॉर्मल जो इसके सिम्टम्स रहते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो सिम्टम्स ये हैं कि ये आपको अपने आप में अनईजी बहुत फील कराता है। कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो ज़ाहिर हो जाते हैं, जैसे पेट में दर्द होना, बावल मूवमेंट एक्सेस हो जाना, दिन में 2 बार 3 बार हो जाना, ठीक है, खाना खाया और उसके फौरन बाद भी आपको स्टूल के लिए जाना पड़ सकता है, जीभ मतलाता है आपका। और अगर आप देखेंगे स्टूल का, जब हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव स्टूल एनालिसिस वगैरह करवाते हैं, जितने भी स्पेक्ट्रम के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स अमूमन करवाते हैं जिनेवा लैब से या डॉक्टर सेठा वगैरह से, तो उसमें ये देखा जाता है कि इसमें ब्लड पाया जाता है। अब अगर अल्सर्स हैं पुराने तो आप देखिए कि जो स्टूल का कलर है वो भी चेंज हो जाता है उसमें, और अगर फ्रेश अल्सर्स हैं तो उसमें कुछ एक, अगर स्टूल को आप देखेंगे तो आपको देखेंगे कि उसमें रेड कलर के कुछ स्पॉट से आ रहे हैं। सो यू कैन विजुअली यू कैन सी द स्टूल के हाँ इसमें ब्लड आ रहा है। अब अगर ब्लड इसमें आ रहा है तो इसमें दिक्कत ये होती है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कॉलोन का फंक्शंस हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाते हैं, जो एब्जॉर्प्शन होना है वो नहीं हो पाता है, और फलस्वरूप जो है आपको खून की कमी होने लगती है, एनीमिया होने लगता है, और जब खून लॉस होगा, ब्लड लॉस होगा, तो आपको वीकनेस ज़्यादा फील होगी।
ये सिंपल अभी अंदर की कंडीशन में है। अगर अल्सर्स ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, ज़्यादा गहरे घाव बन जाते हैं, तो उसमें और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और इसमें बेसिकली अगर रेक्टम साइड की अगर हम लोग बात करें पैनक्लोलाइटिस की, तो इसमें ये रहता है कि इसको थोड़ा इजी वे में ट्रीट किया जा सकता है क्योंकि छोटा पोर्शन है। लेकिन अगर पूरी इंटेस्टाइन में आपकी मान लीजिए इन्फ्लेमेशन हो गया और उसके बाद में ये ज़्यादा दिक्कत कर देता है। वो बच्चे जो पेरेंट्स जो जिन्हें कहते हैं कि मेरा बच्चा फ्लेयर में आ गया, बेसिकली जो फ्लेयर वाली जो कंडीशन है वो यहीं पर जो आपका इन्फ्लेमेशन है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। अब बच्चा चूंकि कुछ बच्चे नॉन वर्बल हैं या उतने छोटे बच्चे आपको सही तरीके से अपने सिम्टम्स या लक्षण नहीं बता पाते हैं, सो दे डू वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटी, और जिसमें वो पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे फ्लेयर में आ गया, फ्लेयर में आ गया। एंड जनरली फ्लेयर में हम लोग पर CNS की तरफ देखने लग जाते हैं, लेकिन फैक्ट इज नॉट लाइक दैट। अगर इस इन्फ्लेमेशन को जो कंट्रोल कर लिया जाए तो बच्चे को फ्लेयर से दोबारा आने से हम लोग रोक सकते हैं। दूसरी बात जो इसमें खास ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इसके लक्षण सदैव एक जैसे नहीं रहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी को एक सर्केडियन रिदम के हिसाब से बेसिकली सच इसमें कुछ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और गट का जब हम लोग अगर स्टूल वगैरह में कल्चर वगैरह कराते हैं तो उसमें हमें पता भी लगता है कि किसी में क्या है, किसी में क्या है। हर बच्चे के माइक्रोब्स जो हैं वो बेसिकली अलग अलग होते हैं। लेकिन जनरल वे में अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादातर बच्चे वो जो स्पेक्ट्रम पे हैं और एक ऐसे जो नॉन स्पेक्ट्रम पे हैं, इन लोगों को जो एनालिसिस किया गया तो उसमें ये देखा गया कि जो स्पेक्ट्रम वाले बच्चे हैं इनके माइक्रोब्स थे वो डिफरेंट थे इन कंपैरिजन टू जो स्पेक्ट्रम पर नहीं। तो ऐसा कहा भी गया है कि कुछ केसेस में कुछ पैथोजेंस पकड़े गए हैं और वो लेकिन हर बच्चे के अलग अलग हो सकते हैं। अगर आपका कॉम्प्रिहेंसिव स्टूल एनालिसिस को आप थारोली अगर स्टडी करेंगे तो उसमें कई चीज़ें आपको दिखाई देंगी इस तरीके से। आल्दो इसमें अभी तक इसका एग्जैक्ट काज जो है वो किसी को भी ज्ञात नहीं है। वेरियस रिसर्चेस निकल के आई हैं जो हम आने वाले अपने वीडियोस हैं उसमें इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तब हम बताएंगे कि बेसिकली कौन कौन से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, कौन से पैथोजन हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं और उनको हम किस तरीके से सही कर सकते हैं। आज सच बेसिकली ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए हम ये आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि इसके जो एक्स्ट्रा ये जो अभी हम लोगों ने बात करी है ये इंटेस्टाइन में जो इन्फ्लेमेशन है उसके बारे में बात करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे कि स्किन के अलावा आंतों के बाहर भी जो इन्फ्लेमेशन जाता है वो क्या होता है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और जहाँ तक अल्सर्स को फिल करने की बात आती है तो जनरली यू कैन सी ऑन माय बैक साइड बेसिकली there is a herb which is said to be a comfrey leaves or in homeopathic is said to be a symphytum officinalis के नाम से जानी जाती है। ये एक बहुत अच्छी हर्ब है जो आपके अल्सर्स को, कोलोन अल्सर्स को भरने का काम करती है। एक और हर्ब है जिसे हम लोग बर्बेरिस के नाम से जानते हैं, आल्दो इसकी कई स्पीसीज हैं। बर्बेरिस एक्वाफोलियम है, बर्बेरिस वल्गेरिस है। इसका काम भी है, इसके अंदर एक केमिकल बर्बेरिन पाया जाता है जो कि अल्सर्स को हील करने में काफ़ी हेल्प करता है। एक आप लोगों ने सुना होगा जो घर में रॉ ऑनियन विच वी यूज इन अवर सैलेड एंड ऑल, उसके अंदर एक पर्टिकुलर केमिकल पाया जाता है क्वर्सेटीन जो आपके अल्सर्स को हील करने में काफ़ी हेल्प करता है। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर, subscribe and press the bell icon so that the continuation of the videos should be reached to you in time। और यदि आपको इससे कंसर्न में कोई क्वेश्चन पूछना हो या किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट एट आवर
mail ID and our WhatsApp number as well. You can ask your questions. Thank you very much. Have a nice day.